हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाला है, उसी के लिए हम लोग ये क्लास चला रहे हैं। आज ईवीएस का 5वां क्लास है। इसी तरीक़ा से आप लोग कंटिन्यूटी से जुड़े रहिए। और आप लोग ये करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट क्लास देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्लास आप पूरा अंत तक देखिए, लास्ट तक सब सवाल का आप खुद से भी बनाइए और यहाँ डिस्कशन सुनिए। सोझे आपके सीधा पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से। जितना आप अति सुनते हैं कोई चीज़ को, उतना आपके अंदर ग्रहण होता है। इसीलिए आप क्लास को अंत तक देखिए और उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा बार में भी उसको देखिए। ये नहीं समझिए कि नहीं सिर्फ क्वेश्चन सौती करवाने से क्या होगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में अगर 4 गो ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को हम तोड़ करके उसका तर्क देते हैं कि क्यों ए सही होगा या बी सही होगा, उसका हम रीजन बतलाते हैं। सिर्फ सुनने से, अगर आप सुनते हैं सही से 1 घंटा अगर समय देते हैं, तो आपका बेहतर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब थ्योरी आपको हम देंगे तब के बाद आपको पता चलेगा कि उस समय जो हम समझा रहे थे वो सबसे लाख गुना था। थ्योरी से बेस्ट अगर आपको क्वेश्चन का अगर हम उसका एक्सप्लेन जो कर देते हैं तो सबसे बेस्ट आपको समझ में आता है उस चीज़ को। तो इसीलिए कहते हैं क्लास को लास्ट तक जुड़िए। और लास्ट में हम ये होता है कि होमवर्क भी देते हैं आपको अच्छा चीज़। इसीलिए कहते हैं कि आप लास्ट तक रुकिए। कुछ सवाल होता है होमवर्क में देते हैं, कुछ अपने से कहते हैं बताने के लिए। तो आप लोग कंटिन्यूटी से इसी तरीक़ा से जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बच्चा सब का कहना था सर क्लास का टाइमिंग क्या है। क्लास का टाइमिंग हम सुबह 8 बजे कर दिए हैं। सुबह क्लास का टाइमिंग हो गया आप लोग का, क्लास टाइमिंग हो गया आप लोग का 8 AM में। यानी कि आपको सुबह में अब 8 बजे से क्लास मिलेगा। अब जो शाम में आपको 7 PM में जो क्लास मिलता था, वो अब 8 बजे सुबह में आपको मिलेगा। आप लोग डेली है जो यही सुबह में यही टाइम में 8 बजे आप लोग ये चैनल पे आप जुड़ जाइए। अगर पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है भगवान के नाम से। चलिए पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ डिस्कशन सुनिए। अगर गलती होता है तो ये नहीं समझिए कि गलती हो रहा है, उस चीज़ को आप बारीकी से सुनिए। चलिए आज के लिए पहला सवाल, निम्नलिखित में से सत्य चुनिए। यानी कि इसमें कहना है कि इसमें से आप निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित का मतलब होता है इसी में से। निम्नलिखित का मतलब आप समझ लीजिए, इसी में से। निम्नलिखित में से जो 4 को ऑप्शन दिया रहता है उसी में से चुनना रहता है। आपको इसमें से चुन करके बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। इसका कहना है कि हाथी है जो गंदे पानी में रहना खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। आपको इनमें से चुन करके बतलाना है कि इसमें से कौन सा सही है, उसको चुन करके आपको बतलाना है। आपको इसमें से बतलाना है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए इसका ऑपरेशन किया जाए, क्वेश्चन का ऑपरेशन किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाँ, एकदम राइट बोला जाता है कि हाथी ज़्यादातर गंदा पानी या पानी सब में खेलना या रहना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उसको शरीर को ठंडक मिलता है। इसके लिए वो गंदे पानी में खेलना रहना पसंद करते हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड करने के लिए अगर बोला जाए तो हाथी अपने को ठंडा रखने के लिए अपनी कान से हवा करके भी अपने आप को ठंडा रखता है। तो अपने
आपको ठंडा रखने के लिए अपनी कान का प्रयोग करते हैं। माने कि अगर ये गंदा पानी वाला भी नहीं दिया जाता, अगर आपको ये भी बोल दिया जाता कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपनी कान का प्रयोग करते हैं, तो हाँ एकदम राइट बात है, ये ऐड कर लीजिए। अगर ठंड ये भी अगर दिया जाए तो आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, अधिकांश हाथी, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते नहीं। 10 घंटे आराम नहीं करते हैं हाथी, लगभग 2 से लेकर के 2 से 4 घंटा ही आराम करते हैं, आराम करते हैं। यानी कि हाथी जो है, हाथी है जो 2 से 4 घंटा ही बहुत कम आराम करते हैं। 2 से 4 घंटा अगर दिया होगा तो ये भी आप अति रख लीजिएगा, 2 से 4 घंटा, 2 से 4 घंटा ही आराम करते, बहुत कम आराम करते हैं। तो ये वाला गलत हो गया, 10 घंटा दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाँ एकदम राइट कह रहा है कि अगर अति हाथी का बच्चा है, अगर 3 महीना का है तो उसका 2 किलो वजन हो जाता है। मगर जन्म का वक्त कितना होता है, तो हाथी का वजन यहाँ पे लिख देते हैं, हाथी का जन्म का वजन वजन 104 केजी होता है। यानी कि जब हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका 104 केजी का वजन होता है। और कितना महीना का गर्भ होता है हाथी का, तो 22 महीना। गर्भकाल कितना दिन का होता है, 22 महीना का होता है। तो इतना लिख दिए, जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं आप एक कॉपी पे इसके बारे में, हाथी के बारे में लिख लीजिएगा। अब जिस दिन हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो ये सब तो लिखवाबे करेंगे, फिर भी आप याद करने के लिए, रिविजन करने के लिए ये सब लिख लीजिएगा। जन्म का वक्त, हाथी का वजन 104 केजी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 4, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं हाथी अधिकांश। कौन सा? वयस्क हाथी, बच्चा नहीं। वयस्क हाथी 100 किलोग्राम पत्ता या झाड़ियाँ खाते हैं, ये अति रखिएगा। अगर 100 किलो अगर नहीं दिया रहे तो आप 1 क्विंटल अगर रहे इसके जगह पर तो वो भी सही है। 100 किलो को ही 1 क्विंटल बोला जाता है, तो ये भी आपको सही है। तीसरा भी सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 4 नहीं, 1 और 4 नहीं, सॉरी इसमें 2 4 था। ऑप्शन नंबर सी में करा 1 3 4, 1 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख रहा है वो आप अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिए और बाद में रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। आप इसी तरीका से एकदम लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक आप जुड़े रहिए। देखिए आपको अगर हम एक क्वेश्चन बतलाए, एक क्वेश्चन में आपको कितना यहाँ पे आपको तर्क हम दे दिए। एक क्वेश्चन का नहीं हो गया, ये क्वेश्चन आपको कम से कम इससे 5 गो क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन से। इसी तरीका से कहते हैं कि आप 15 गो क्वेश्चन का हम रिवीजन करवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 ही क्वेश्चन बनाते हैं। 15 अगर 4 एक क्वेश्चन पे 4 भी क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो आप 60 कर लेते हैं एक दिन में। तो इसीलिए शुरू से लेकर के आप लास्ट तक जुड़िए आराम से। आप अभी का समय है इंस्टाग्राम रील देखने वाला समय, 15 सेकंड भी आदमी सही से रुक नहीं पाता है। तो इसीलिए कहते हैं मन को स्थिर करके आप सिर्फ सुनिए। सुनने से ये होता है कि आपके अंदर सोचने समझने का शक्ति आपका बढ़ता है, आप उस चीज़ को सीखते हैं। तो आप सुनिए, रुकिए, आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही कथन चुनिए। तो मधुबनी की पेंटिंग के बारे में सही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पौधों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है।
तो आप इसमें से 4 गो ऑप्शन में से बतलाना है कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सही आपको चुन करके बतलाना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इन चित्रों का बनाने में नील, हल्दी, फूल, पौधे आदि के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, ये नील का, हल्दी का, फूल का, पेड़ का, पौधों का इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चावल का भी, चावल का पाउडर, पाउडर का प्रयोग होता है। चावल का पाउडर का प्रयोग किया जाता है, चावल का पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। हाँ, इसमें जब मधुबनी पेंटिंग अगर नहीं देखे होइएगा तो आप मोबाइल पे सर्च कीजिएगा मधुबनी पेंटिंग किस तरह का होता है, तो आपको उसमें दिख जाएगा। इसमें इन मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा, पक्षी, मछली सबको दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा है। हाँ, ये मधुबनी जिला, बिहार का एक मधुबनी जिला है, वहीं से ये प्रसिद्ध है। वहाँ का स्थान के जगह के नाम से ही ये प्रसिद्ध है, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। नहीं, ये राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का है। बिहार का, ये राजस्थान का जिला नहीं है, बिहार का जिला है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देख लीजिए ऑप्शन ए में ए बी सी, पहले आंसर सही है इसका, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। आप जो भी हम मास्टर लिखते हैं आप अपना कॉपी पे इसको लिखते चलिए, ताकि आपको याद करने या रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। ईवीएस में आपको कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई अथी नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि आपको इसको समझना है, नहीं, आपको उस चीज़ को याद करना ही होगा। कुछ ईवीएस का कंटेंट ऐसा होता है कि आपको याद करना ही होगा। अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपको अगला कोई टेंशन नहीं होगा, फिर आप बेझिझक उस क्वेश्चन को हमेशा बनाते रहिएगा, रिवीजन होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। मानी कि कह रहा है कोई पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंचा डाली पे अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचा डाली पे अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, शकर खोरा। ऑप्शन नंबर बी, कलचीरी। ऑप्शन नंबर सी, कौआ। ऑप्शन नंबर डी, फाख्ता। तो इसमें से आपको बतलाना है कि इसमें से कौन सा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंचा पे आपको घोंसला अपना बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कौआ है जो सबसे पेड़ देखे होइएगा कि कौआ है जो पीपल ऊपर का जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा ना, सबसे ऊंचा डाली, उसी पे अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंचा वाला पे ही अपना घोंसला बनाता है। कौआ का ही घोंसला में, इसके कौआ के घोंसला में कोयल अपना अंडा देता है। माने कि कोयल है जो अपना अंडा इसी के अथी में घोंसला में देता है। कौआ के घोंसला में कोयल है जो अपना अंडा देता है। कौन देता है? तो इसी के अथी, कौआ के घोंसला में कोयल अपना अंडा देता है। अति शकर खेरा अपना घोंसला कैसा बनाता है? तो शकर खोरा जो है, ये है जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। टहनी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। माने कि शकर खेरा है ना जो लटकता हुआ, माने देखिएगा डाली पे है, जो ऐसे डाली होगा उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन था? शकर खेरा। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो शकर खेरा। कौन बनाता है? तो शकर खेरा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा।
पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसमें से आपको बतलाना है कि पोचमपल्ली गांव में एक विशेष प्रकार का कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली कौन सा राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, जब जिस समय ये पोचमपल्ली है जो आंध्र प्रदेश में था, उस समय है जो तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, मगर अभी है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। तो पोचमपल्ली कौन सा राज्य में चला गया था? तेलंगाना में चला गया था। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ में था, इसीलिए ये इतना अथी था। मगर अभी अगर माना जाएगा, अगर आंध्र प्रदेश को काट देंगे और तेलंगाना दे देंगे, तो इसका आंसर क्या दे देंगे? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना कहाँ हो जाएगा इसका? तो तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था? इकट। इकट साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। माने कि ये भी पूछ देगा कि पोचमपल्ली कौन सा कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो इकट। इकट साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली है जो कौन सा कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो इकट साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली कौन सा राज्य में है? तो तेलंगाना में है। कौन सा राज्य में है? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली कौन सा राज्य में है? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली कौन सा राज्य में है? तेलंगाना में है। कौन सा कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो इकट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो इकट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। माने कि रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन बतलाना है। रेगिस्तानी ओक के बारे में ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकी होती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो आपको इसमें से तीन ऑप्शन है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो इसमें आपको बतलाना है कि कौन सा सही होगा। आपको इसमें से बतलाना है। तो मिस प्रिंट है, तीन ऑप्शन है, फिर भी बतलाइए इसमें से कौन सा है। रेगिस्तानी ओक के लिए सही कथन आपको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह एक विशेष प्रकार के पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकी है, पानी तक न पहुँच पाए जाए। ये गलत है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर बी गलत है, टहनियाँ से नहीं लटका रहता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये रेगिस्तानी ओक जो है उसमें जो जब तक इसका जो जड़ होता है, जब तक धरती के अंदर में जब तक पानी नहीं मिले तब तक वो जड़ अंदर जाता है और जड़ के द्वारा है जो पानी को लाता है, आदमी लोग उसी जड़ में है जो पाइप लगा करके पानी निकालता है। तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो ए और डी किस में है? इसमें से कोनो में नहीं है। चलिए इसको बना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी की मुद्रा रुपया, माने कि रुपया को क्या कहते हैं? तो दिनार कहते हैं। सो अब इसमें से बतलाना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। खुद से देखिए बना करके ऑप्शन, उसके बाद
अगर गलती होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख रहे हैं, फिर कोशिश कीजिएगा अगला बार बनाने का। पहले समझिए क्या थी है, गलत है क्या सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। हाँ, अबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का पेड़ पाया जाता है? तो खजूर का पेड़। रेगिस्तानी अबू धाबी में सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ है? तो खजूर का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खजूर का पेड़ सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। हाँ, वहाँ पानी का बहुत किल्लत है। जैसे हम लोग है जैसे तैसे बहा देते हैं। इस साल 2025 में तो सबको पता चल ही गया होगा कि पानी का कितना महत्व है। मगर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का होता है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाए तो उसका कद्र नहीं करता। वही हाल हम लोग का है। अगर फ्री में पानी मिलता है तो पानी को बहाते थे। इस बार ऐसा हाल हो गया था कि पीने के लिए 2-2 किलोमीटर से ला करके पीना पड़ा था। तब इस बार पानी का महत्व पता चला था। अब पानी जब ज़्यादा हो गया तो फिर बहाने लगे। तो ये सब इंसान का नियत होता है कि जो चीज़ फ्री में मिले उसका कद्र नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल रहा है तो उसको कद्र करो। उसी तरीक़ा से पानी का है। अबू धाबी में है पेट्रोल। जैसे हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं तो लगता है महंगा है, वहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। तो बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अब अबू धाबी की मुद्रा माने वहाँ का रुपया का दिनार नहीं, वहाँ का रुपया का दिनार नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहरम। वहाँ का रुपया का हम क्या कहते हैं? दिहरम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहरम। माने कि वहाँ का दिनार नहीं है, दिनार अबू धाबी का नहीं है। अबू धाबी का कौन सा रुपया है? तो दिहरम। अबू धाबी का कौन सा रुपया है? दिहरम। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? तो यूएई में। यूएई में अबू धाबी पड़ता है। वहीं आपको वहाँ का रुपया कौन है? दिहरम है। तो इसमें से चुन लीजिए कौन कौन ऑप्शन है। ए बी सी। ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों सबको पर्यावरण के बारे में प्रीति पढ़ा रही है। वह प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में पढ़ा रही है। और वांछित उद्देश्यों में से वो कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है जो वो प्रीति दे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाकर। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, किसी विशेषज्ञ को निम्नलिखित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के समूह चार्ट बनवाकर। चार्ट प्रदूषण के बारे में अगर पढ़ाना है तो हमको यहाँ वायु के बारे में नहीं पढ़ाना है कि वायु में कौन कौन सा मिश्रण है, वो नहीं पढ़ाना है। हमको पढ़ाना है प्रदूषण, वायु में जब मिला हुआ है प्रदूषण उसके बारे में पढ़ाना है। तो हम चार्ट से ये नहीं बतला सकते। चार्ट से हम क्या बतला सकते हैं? तो चार्ट से ये बतला सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है। ये बताने के लिए चार्ट सबसे बेहतर होता है। मगर अगर प्रदूषण के बारे में पढ़ाना हो तो चार्ट बेहतर नहीं होता है। ये अथी रखिएगा। अगर वायु के बारे में बतलाना है कि वायु में कौन कौन सा गैस है तो ये बतला सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए चार्ट बना करके बच्चे को दिखा देना कि हाँ ये गैस हमारे वायुमंडल में है। मगर यहाँ हमको प्रदूषण के बारे में पढ़ाना तो प्रदूषण में चार्ट बना करके दिखाना अच्छी बात नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर के किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। बच्चे को अगर हमारे पास
पाँचवा क्लास का बच्चा है, कितने साल का होगा, 7 साल 8 साल, उतना छोटा छोटा बच्चा को अगर हम किसी प्रदूषित जगह पे ले जाएंगे तो प्रदूषित जगह पर ले जाने के बाद बच्चे के अंदर भी वो बीमारी, कई प्रकार का बैक्टीरिया होगा, कई प्रकार का विषाणु होगा, वायरस, वो बच्चे पर प्रभावित हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करेंगे। जहाँ पे दूषित जगह है वहाँ से बच्चे को साइड करके रखेंगे और भी समाज में उसके जागरूकता को करके रखेंगे, वहाँ पे उससे दूर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना और कार्य करने के लिए कहना। हाँ, ये वाला बात सही कह रहा है कि कोई अगर प्रदूषण के बच्चा बारे में हमको बतलाना है, पढ़ाना है, तो स्कूल में हम एक समूह बना लेंगे सभी बच्चा का, और आपस में कहेंगे चर्चा करने के लिए कि सभी बच्चा अपना अपना आस पड़ोस सभी जगह का अपना अपना व्यक्तिगत बात बतलाएगा कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ महकता है, इस तरीक़ा से वहाँ पे गंदगी है। सभी बच्चा जो अपना अपना आसपास का सब बात बोलेगा। समूह में एक दूसरे का आदान ज्ञान है जो आदान प्रदान होगा। इससे होता है कि बेहतर होता है, समूह कार्य सबसे बेहतर होता है, ताकि बच्चा एक दूसरे से बात विवाद कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको हम डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, किसी विशेषज्ञ को निम्नलिखित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण नहीं, ये वाला कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के बारे में नहीं बतलाना है हमको, वायु प्रदूषण के बारे में बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समूह परियोजना करवाएंगे वायु प्रदूषण के बारे में, सबसे बेस्ट बच्चे के लिए ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। माने कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। मूल्यांकन को ही आकलन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको असेसमेंट बोला जाता है, असेसमेंट बोला जाता है इसी को। ऑप्शन नंबर ए देखिए, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गृह कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, परियोजना कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युग्म अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। इसमें से आपको बतलाना है कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कौन सा इसमें से दे सकता है। 4 गो ऑप्शन में से कौन सा आपको चुन के बतलाना है। देखिए, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, बच्चे को कोई टॉपिक के बारे में दे देंगे, उस बच्चे को कहेंगे तो अपने बाबू तुम अपने शब्द में 2 या 50 शब्द या 60 शब्द 100 शब्द में तुम अपने बारे में उस चीज़ के बारे में बतलाओ। ये सबसे बेस्ट होता है। बच्चा क्या समझा क्या सीखा वो अपने तर्क में अगर लिखता है तो सबसे अच्छा मूल्यांकन करने का ये सबसे बेहतर होता है। जैसे आप भी 9वां 10वां में रहे होइएगा तो आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि आप निबंध लिखिए, गाय पे निबंध लिखिए या घोड़ा पे। अभी अगर छोटे छोटे अगर 7वां 8वां के क्लास में रहे होइएगा तो निबंध लिखने के लिए दिया होगा। तो निबंध लिखवाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चा अंदर से क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, कितना समझा नहीं समझा, वो बढ़िया से अपने मन से लिखता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितना उस चीज़ के बारे में जाना। आप अगर नहीं जानता फिर उस चीज़ को आप आकलन करके फिर उसको सुधार किया जाए, उसके बारे में और भी आप पढ़ाइए। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गृह कार्य मूल्यांकन। गृह कार्य मूल्यांकन इसमें हम नहीं लेंगे, पर्यावरण में गृह कार्य मूल्यांकन इसमें नहीं लेंगे। ये इसी को होमवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमवर्क। ऑप्शन नंबर सी देखिए, परियोजना कार्य मूल्यांकन। परियोजना कार्य मूल्यांकन यहाँ कह रहा है ईवीएस विषय के नीचे मूल्यांकन के तकनीक का बात हो रहा है। तो परियोजना कार्य मूल्यांकन, परियोजना हम बच्चे को परियोजना नहीं देंगे। 5वां क्लास का अगर हमारे मुकेश है, रमेश है, सुरेश है, 5वां क्लास का अगर बच्चा है तो उतना छोटा बच्चा को हम परियोजना दे करके कहीं दूर नहीं भेजेंगे। क्यों? उतना वर्ग के बच्चा उतना सोचने का देखने का परियोजना करने का, कोई भी जगह का परीक्षण करने का लिए काबिल नहीं रहता है। हाँ, उससे थोड़ा अगर 7वां 8वां 6ठा का बच्चा को अगर कहिएगा तो वो बच्चा थोड़ा कर सकता है, मगर छोटा सा बच्चा 5वां क्लास का उतना नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में माने कि बच्चा से आप सामने बैठा करके उससे कोई चीज़ के बारे में अच्छा से पूछ लिया, ये भी बेस्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ए और डी इसमें से हो गया आपको पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन नंबर
9 क्वेश्चन, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किसी पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य का मतलब बोले हैं होमवर्क मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, माने कि गृह कार्य जो ईवीएस का है वो मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पुनरावृत्ति और परवलीकरण। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना होता है। परवलीकरण ऑप्शन नंबर बी देखिए, मास्टरी लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतीपूर्ण और उत्तेजना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, समय का शुद्ध प्रयोग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन आपका ये सब क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा है ना, इसका आप कंसेप्ट सीख गए। अगर इसी तरीका से आप डेली अगर जुड़ते रह गए ना तो सबसे बेस्ट आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेन यही होता है, सीटेट में सबसे ज़्यादा अगर 90 नंबर का आपको पैडागोजी पूछता है और 60 नंबर का ही कंटेंट पूछता है। आपका पैडागोजी में अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो पास अगर 100+ नंबर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहते हैं कि आप सिर्फ सुनिए और देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, इतना गारंटी है। मगर आप पहले पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो को देखिए। अगर नहीं अति होता है तो एक जगह मन को स्थिर कीजिए, ये नहीं कि हाँ थोड़ा देर देख लिए बस हो गया, ये कभी नहीं कीजिए। पूरा शुरू से अंत तक देखिए और फिर जो काम करना कीजिए, फिर एक बार उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए ताकि आपको सबसे बेस्ट उसके बारे में समझ में आए। चलिए क्वेश्चन देखिए, पुनरावृत्ति दोहराना, बच्चे को कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करवाएंगे। दोहराने वाला बात कभी भी बच्चा के आगू में नहीं करेंगे। गृह का सिर्फ आप इसलिए दीजिएगा ताकि बच्चा उस चीज़ को बार बार दोहराए, ये नहीं होता। मास्टरी लर्निंग नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतीपूर्ण उत्तेजना। इस प्रकार से आप बच्चा को डिजाइन करके होमवर्क दीजिए ताकि बच्चा के अंदर उत्साह रहे उस चीज़ को करने में, कैपेसिटी क्यूरियोसिटी रहे उस चीज़ को करने में, और बच्चा हमेशा उत्तेजित रहे उस चीज़ को करने में। और चुनौतीपूर्ण दीजिए ताकि बच्चा है जो चुनौतीपूर्ण काम जितना बच्चा को दीजिएगा उतना बच्चा है जो चुनौतीपूर्ण काम करने में और भी उत्तेजित होता है। बच्चा को अगर आप जो चीज़ बच्चा को आ ही रहा है आप उसी को दे रहे हैं बार बार, तो बच्चा करेगा नहीं। वो बच्चा है जो उसको मन नहीं लगेगा, उसमें रुचि नहीं आएगा। और वहीं पर चुनौतीपूर्ण आप काम करने के लिए दे दीजिएगा। जैसे आप लोग खेलते बच्चा में खेलते होइएगा तो उस समय आपको बोला होगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ को आप 28 के जा करके आप किए होइएगा। चुनौतीपूर्ण बच्चा को ज़्यादा पसंद है कि चुनौतीपूर्ण काम करना सब बहुत ज़्यादा उस बच्चे को पसंद है। तो चुनौतीपूर्ण काम उत्तेजना करना हो, इसलिए अगर देते हैं होमवर्क तो बच्चा और ज़्यादा उसका अधिगम में विस्तार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुति बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्यतः रूप से केंद्रित किया। माने कि 4 गो शिक्षक है, 4 गो भावी शिक्षक है जो यात्रा यानी कि कहीं यात्रा करने के लिए 4 गो तरह का प्रस्तुत किया कि हम लोग जाएंगे। जैसे स्कूल में बच्चा सबको पढ़ा रहा है तो 4 शिक्षक है जो अपना अपना हिंट दिया कि हम लोग जाएंगे तो ये करेंगे, हम लोग जाएंगे तो ये करेंगे। 4 शिक्षक है जो उस चीज़ के बारे में बतलाया। उसमें से 4 गो शिक्षक में से एक ही शिक्षक का बात माना गया कि ये शिक्षक जो बोल रहे हैं वो सबसे अच्छा बात बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग करेंगे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये 4 शिक्षक का बात है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करेंगे। माने एक शिक्षक का कहना था यात्रा के विभिन्न साधनों विधि, माने कि जो हम यात्रा में हम यूज करेंगे जो भी चीज़ को, उसको एक चार्ट में लिखेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों को व्याख्या करेंगे। एक शिक्षक का कहना था कि पाठ्य पुस्तक में जो किताब में जो जैसे जैसे हमको व्याख्या दिया हुआ उसी के तर्क पे हम चलेंगे और उसका हम विधि का व्याख्या करेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने और स्केप बुक बनाने के लिए कहेंगे। तो
एक शिक्षक का कहना था कि विद्यार्थियों के साथ यात्रा में विभिन्न साधनों का एकत्र करेंगे फोटो। फोटो माने कि जो जो चीज़ उसका फोटो करेंगे, स्केच बुक जो होता है उस पर हम चित्र बनवाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डी देखिए, एक विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो आपको इसमें से बतलाना कि कौन शिक्षक का बात सबसे बेस्ट है एक यात्रा करने के लिए विद्यार्थी के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। उतना बात को अथी नहीं किया गया है इसमें। अगर हम यात्रा करेंगे तो उसके लिए हम चार्ट पर लिखवा अथी सामान सबको दर्शाएंगे और व्याख्या करेंगे, उतना बात को अथी नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी बी देखिए, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु में उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करेंगे। माने कि जो भी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में जो लिखल रहेगा उसी पे चलेंगे, तो नया कुछ इसमें कहाँ कुछ करें। ये किताबी तौर पे हमको पर्यावरण थोड़ी ना पढ़ना, पर्यावरण हमको बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ना, ना कि किताबी दुनिया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यार्थियों से यात्रा विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहेंगे, स्केच बुक से बनवाएंगे। अब बच्चा है जो चित्र है जो चित्र है जो एकत्र करेगा उसको फिर देख देख के बनाएगा तो वो तो कॉपी हो गया। तो उतना बच्चे के लिए ये मानसिक स्थिति को सही नहीं करेगा, बच्चा का सोचने का क्षमता नहीं बढ़ाएगा, बच्चों को ज्ञान नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बच्चा तो देख करके उसको उतार रहा है, सीधा कॉपी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन किए करने के लिए कहेंगे। हाँ, अगर बच्चा कोई चीज़ को देख करके आया, अगर देख करके आया उसका अनुभव लेंगे कि तुम गए थे घूमने के लिए चिड़ियाघर, अगर मानिए बच्चा गया था तो बच्चा से पूछेंगे कि तुम चिड़ियाघर में क्या सब देखे, तुम अपने अनुभव के हिसाब से बतला। तो एक बच्चा कहेगा सर हम तोता देखे, सर हम कबूतर देखे, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो अपना तब उससे पूछ लीजिएगा कि कबूतर किस पर कैसा दिखता है, तो बच्चा अपने अनुभव से बतलाएगा सर उजला था, इतना बार के था। तो बच्चा अपने अनुभव से देख करके आया, उसके बारे में बतलाया, बच्चा के अंदर ज्ञान आ गया उस चीज़ के बारे में कि कबूतर कैसा होता है, तो उस चीज़ को जान गया। तो बच्चे का अनुभव करेंगे, उस पर वर्णन करेंगे, उस बात पे और चर्चा करेंगे कि हाँ कबूतर ऐसा होता है, कबूतर ये चीज़ खाता है वो चीज़ खाता है, उसको और भी वर्णन करके बतला देंगे, बच्चा और भी उस चीज़ के बारे में सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। माने कि ईवीएस के पढ़ाई में प्रश्नोत्तर यानी कि आमने सामने का प्रश्न करना, यानी कि एक बार हम प्रश्न कर रहे हैं, एक बार उधर से बच्चा भी प्रश्न कर रहा है, शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से कर रहा है, सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा प्रश्नोत्तर जो हम कर रहे हैं बच्चा के साथ, तो इसमें बच्चा को क्या फायदा होगा, उसमें बच्चा के लिए क्या इसमें लाभदायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए। अनुशासन बनाने के लिए बच्चा से ये नहीं करवाएंगे, कभी भी अनुशासन या दंड वाला बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। प्रायोगिक कौशल को, बच्चा है जो यहाँ प्रश्न का बात कर रहा है, प्रयोग माने कि होता है कि खुद से करके प्रयोग करना और तब जाकर के उसको अथी करना। यहाँ तो आप प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ प्रयोग वाला बात, यहाँ प्रायोगिक बात नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। अगर प्रश्नोत्तर जो करेंगे बच्चा के साथ तो बच्चा में जिज्ञासा होगा, बच्चा फिर नया नया शब्द लेकर के आएगा, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। अगर प्रश्न आपस में पूछने के लिए कहेंगे तो बच्चा बहुत नया नया चीज़ ला करके हमसे पूछेगा, ताकि बच्चा और भी जिज्ञासा हो और चीज़ के बारे में और भी ज्ञान उत्पन्न कर सकते। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ हम ये करेंगे ऐसा नहीं, इससे अच्छा हमको बी, बच्चा में जिज्ञासा उत्पन्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। माने कि ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग होता है। ब्रेल लिपि अंधा बच्चा के लिए, जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए।
अंधा बच्चा के लिए प्रयोग में आता है। जो बच्चा देख नहीं सकता है वो ब्रेल लिपि पे देख करके वो हाथ से ऐसे ऐसे देख करके पढ़ लेता है, उसमें डॉट वाला होता है 6 बिंदु का। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसे उभरने बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ाया जाता है। सही कथन चुनिए। इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा कथन सही है ब्रेल लिपि के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु पर उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। माने कि मोटा कागज होता है उसी को उसको उभार करके माने कि डॉट बना करके उस पर रहता है। जो अंधा जो बच्चा देख नहीं सकता है उसको है जो ऐसे ऐसे टच करके उस चीज़ को पता है। अगर 6 रहेगा तो 6 उभार करके बनाता है और उसको उससे बच्चा है जो छू छू करके ऐसे देखता है, तो वही उभरे हुए होता है, मोटा कागज रहता है। ऑप्शन नंबर बी, यह लिपि 6 बिंदु का होता है, 6 बिंदु का होता है पर आधारित होता है। ये बात सही है। 6 बिंदु का ब्रेल लिपि कै बिंदु का होता है? 6 बिंदु का। सीधा सीधी भी पूछ देगा, ब्रेल लिपि कै बिंदु का होता है? 6 बिंदु का होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बिंदुओं की पंक्तियों की किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। हाँ, जब मोटा कागज रहता है तो कोई औजारे से न बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ाया जाता है। तब से तो हम वही कह रहे हैं कि बच्चा अंधा बच्चा जो रहता है हाथ फेर फेर करके उस चीज़ को पढ़ता है। तो इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो 1 2 3 4 चारों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चारों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें 12 क्वेश्चन है। चलिए आप लोग का एक होमवर्क देते हैं आज। इसी तरीका से आप लोग डेली जुड़िए। इससे ये होगा कि आप लोग को इसके बारे में और भी क्वेश्चन आप लोग तर्क इसका समझ सकिए और बनाइए। डेली अपने से बना करके देखिए ताकि आपको ये सब समझ में आए। हाँ चलिए होमवर्क होमवर्क लीजिए। पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर हो गया ये। गणित में कठिनाई। आपको इसमें से इसका तीनों का आपको बीमारी का नाम लिखना है। ये तीनों का बीमारी का नाम लिखना है। किस में? तो कमेंट बॉक्स में। आज सीधे देख करके आप लोग छोड़ा नहीं कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दिया कीजिए डेली। इसी तरीका से आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीका से पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। आज 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है मगर गलत PDF खुल गया था। नेक्स्ट टाइम से आपको 15 ही क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए आप अथी नहीं होइएगा। अगला दिन से आपको 15 क्वेश्चन हम देंगे ही। अगर आपको क्लास कैसा लगता है, अगर समझ में आता है या कितना आपको अच्छा लगता है, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं, कमेंट में कम से कम लिखे ताकि हमको समझ में आए और भी हम उससे आपके लिए हम बेहतर करने का कोशिश करें। आप लोग क्लास देखते हैं और कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं, फीडबैक दीजिए। हम फीडबैक आपका लेंगे, उसके बाद हमको समझ में आए कि आपको कितना बेहतर लगता है कितना नहीं। आप बिहार में कई जगह से आप लोग देखते हैं, हम आपको देखने नहीं जाते। कैमरा के बाहर कहाँ से आप लोग पढ़ते हैं यहाँ।
हम तो देखने नहीं जाते, मगर आप कमेंट में अपना अपना फीडबैक दीजिएगा, तब जा करके हमको इस बात के बारे में समझ में आए कि आपको कितना क्लास बेहतर लगता है और क्या इसमें सुधारना चाहिए। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरीक़े से आप डेली कंटिन्यू जुड़े रहिए। क्लास का टाइमिंग हो गया है, क्लास का डेली डेली टाइमिंग हो गया है 8 AM, माने कि आपको डेली ये 8 AM में क्लास मिलेगा डेली। इसी तरह तो अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार स्टूडेंट आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इसका जो बोर्ड PDF है आपको मिलता रहेगा डेली। चलिए, आज की इतना देर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीक़े से आप जुड़े रहिए, मिलते हैं कल।